गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। सबको आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को याद होगा कि सबको अपना नाम लिखना है यस मैम। चैट बॉक्स में अपने अटेंडेंस के लिए, ठीक है? उसके साथ कुछ मत लिखा करो, ठीक है ना? प्रेजेंट या ऐसा कुछ भी मत लिखा करो, सिर्फ अपना पूरा नाम लिखा करो, क्योंकि जब व्हेन आई सॉर्ट इट आउट, व्हेन आई एक्सट्रैक्ट द मैसेजेस, आपके नाम अलग करती हूँ तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी, तो इसलिए सिर्फ आप अपना नाम लिखा करो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने बेलमेंट पढ़ना शुरू किया था। आज हम डिलीवरी ऑफ गुड्स पढ़ रहे थे, राइट? तो पहले हम फीचर्स में से फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा था मूवेबल गुड्स, कि किस तरह के गुड्स बेलमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है? देन हमने पढ़ा था डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि डिलीवरी का क्या मतलब है। तो डिलीवरी दो तरह से हो सकती है, एक एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है? तो एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कौन एक्सप्लेन कर सकता है? कोई है? एक्चुअल में फिजिकल अपीयरेंस रहता है, ठीक है, फिजिकली ट्रांसफर करते हैं हम पोजेशन, ओके? कंस्ट्रक्टिव में फिजिकली नहीं रहता है। ओके, तो मतलब हम कुछ ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हैं, ऐसा बोलना है आपको कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में हम फिजिकल पोजेशन नहीं देते, बट कोई ऐसी एक्ट परफॉर्म करते हैं जो फिजिकल पोजेशन देने के इक्विवेलेंट है। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। जैसे कार की बात की थी हमने, तो कार की चाबियां हमने दे दी, तो कार देना और कार की चाबियां देना एक ही बात है, ठीक है? हम घर की चाबियां देने की यहाँ बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते घर की बात? कौन बता सकता है कि हम यहाँ पे घर का एग्जाम्पल क्यों नहीं ले सकते? मैम घर की देंगे तो चोरी ही हो जाएगी। नहीं, तो कार चोरी नहीं हो सकती। यस हो सकती क्योंकि है। घर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यस, वेरी गुड। कौन था ये? किसने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी? मैम मैं प्रतिभा सोनी। हाँ, वेरी गुड प्रतिभा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने कल ही पढ़ा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें गुड्स कंसिडर नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें हम बेलमेंट के अंडर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अंडर डिलीवरी ऑफ गुड्स पर्पस पढ़ना जरूरी है, ठीक है? The delivery of goods from baler to bailee is done to accomplish some purpose, ठीक है? मतलब किसी रीजन से एक पर्सन से गुड्स दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर किए जाते हैं, ऑलराइट? और उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है? पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओके? If goods are delivered by mistake without any purpose, then there is no bailment, ठीक है? तो मान लो कि जैसे हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में बात की कि झनकार ने अपनी कार छोड़ी थी मैकेनिक के पास, ठीक है? उसने मैकेनिक को अपनी कार की चाबियां दी उसे रिपेयर करवाने के लिए, पर उसने कुछ पर्पस से चाबियां दी है ना, किसी रीजन से चाबियां दी हैं। क्या रीजन था? उस कार को रिपेयर करवाना उसका रीजन था, ठीक है? मान लो कि झनकार मैकेनिक के पास किसी से मिलने जाता, या मान लो कि गैराज का ओनर उसका फ्रेंड होता, अगर वो वहां जाता और उसकी कार की चाबियां गलती से वहां छूट जाती विदाउट एनी पर्पस, वो एक्ट बेलमेंट नहीं कहलाता। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। Mr. Rastogi went to
give his clothes for ironing, went to the laundry to give his clothes for ironing. ठीक है, मतलब मिस्टर रस्तोगी लॉन्ड्री गए थे अपने कपड़ों को आयरन करवाने, प्रेस करवाने के लिए. ठीक है, this is a case of bailment where Mr. Rastogi is the bailer and the laundry is the bailee, and the purpose the purpose here is to get the clothes ironed. ठीक है, तो ये बेलमेंट का एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. नैना वेंट टू हर फ्रेंड सुनैना's house. While leaving the house, she forgot to pick up her purse. Okay? नैना सुनैना के घर गई अपनी फ्रेंड के, और वहां से निकलते टाइम अपना पर्स भूल गई वहीं. After coming home, she realized that she had left her purse on the sofa in Sunaina's house. घर पहुंचने के बाद उसे क्या पता चला, उसने ये रियलाइज किया कि उसका पर्स सुनैना के घर में सोफे पे छूट गया है. This is not bailment because purse was left behind in Sunaina's house by mistake. ठीक है, गलती से छूट गया था, इसलिए बेलमेंट नहीं कहलाएगा. अगर वो किसी रीजन से कुछ काम करने के लिए या किसी पर्पस से सुनैना को अपना पर्स देख के आती, वो चीज बेलमेंट कहलाती. अंडरस्टूड एवरीवन द डिफरेंस बिटवीन पर्पस एंड नो पर्पस? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन. थर्ड जो हमारा फीचर है वो है रिटर्न ऑफ गुड्स. ठीक है, अभी तक हमने दो फीचर्स पढ़े हैं. एक था मूवेबल गुड्स, दूसरा था डिलीवरी ऑफ गुड्स, और थर्ड है रिटर्न ऑफ गुड्स. ओके, after the purpose for which the goods were billed to the bailee has been fulfilled, the goods have to be returned to the bailer. Okay, so once the purpose has been solved, okay, after the purpose it is mentioned, once the purpose has been solved, the goods have to be returned back to the bailer. मतलब जिसने अपने goods दूसरे person को दिए हैं for some activity या कोई काम करवाने के लिए, जैसे कार की बात कर रहे थे तो कार रिपेयर करवाने के लिए दी गई थी. रिपेयर होने के बाद आफ्टर द पर्पस, बेली जो है मतलब जो गैराज ओनर है या मैकेनिक है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कार को वापस रिटर्न करें बेलर को, जिसकी भी कार है या जिसने उन्हें रिपेयर करने को दी थी उसे. ठीक है, सो रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर द पर्पस फॉर विच द गुड्स वर बेल्ड to the bailee has been fulfilled, the goods have to be returned to the bailer. Okay, very simple. एक बार काम हो जाए तो आपको गुड्स वापस भी करने हैं, तभी बेलमेंट पूरा होगा. Som had given his shoes for repair to a cobbler. Okay, after the shoes were repaired, the cobbler was liable to return the shoes to Som. Okay, सोम ने अपने जूते रिपेयर करने को कॉबलर को दिए. कॉबलर सब जानते हैं क्या होता है, द वन हु रिपेयर्स शूज. ठीक है, मोची. हाँ जी. फिर जैसे ही शूज रिपेयर हो गए तो कॉबलर को उन्हें शूज को रिटर्न करना चाहिए था सोम को. ओके, सिमिलरली सोम टू was liable to pay the shoe repairing charges to the cobbler. ठीक है, तो गुड्स रिटर्न करना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेली की, पर बेलर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि जो काम करवाया है उसके पैसे वो पे करे. वेरी गुड. ठीक है, नाउ another example. Som went to a shoe shop and bought a pair of shoes for himself. This is not a case of bailment, and Som is not liable to return the shoes to the shoe owner because here Som is a buyer and not a bailee.
एंड द शू ओनर इज अ सेलर एंड नॉट अ बेलर। ठीक है, तो जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, that process or that contract is not a bailment contract। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं, नॉट बेली और बेलर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर वही शूज हम रिटर्न उसी शॉप में ले जाके रिपेयर करने को दें, तब वो बेलमेंट कहलाएगा, पर खरीदना बेलमेंट नहीं कहलाएगा। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू काइंड्स ऑफ बेलमेंट। अभी तक जितना पढ़ा सबको समझ में आ रहा है? वैसे बहुत सिंपल है, कोई ऐसी Yes, ma'am. बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। चलिए, मूविंग ऑन टू काइंड्स ऑफ बेलमेंट। ठीक है, bailment may be classified according to the benefit derived by the parties. These are as follow। ठीक है, किस पार्टी का बेनिफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम टाइप क्लासिफाई करते हैं बेलमेंट की। फर्स्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, देन फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, एंड फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ द बेलर एंड द बेली। ठीक है, ये तीन मेन काइंड्स ऑफ बेलमेंट है। इनके अलावा भी दो तरह के बेलमेंट होते हैं, ग्रेचुअस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। तो ये हम देखते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट काइंड इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर। व्हेन द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बेलर टू द बेली इज डन for the exclusive benefit of the baler. So when the delivery of goods by the baler to the bailey is done for the exclusive benefit of the baler and the bailey gets nothing in return, that is consideration does not pass between the baler and the bailey। ठीक है, अभी तक हमने जितना देखा तो उसमें क्या था कि हमने कुछ काम करवाने के लिए सामने वाले पर्सन को अपने गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर करी और काम हो जाने के बाद वापस ले लिया। ठीक है, और उसके रिटर्न में कुछ हमने उसे पे भी किया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ में आएगा। रूमू गेव अ पीस ऑफ क्लॉथ टू हर फ्रेंड गीता। ठीक है, बेलर कौन है? रूमू, और बेली इज गीता। तो रूमू ने गीता को एक कपड़े का टुकड़ा दिया, पीस ऑफ क्लॉथ दिया। Who was a fashion designer to stitch a shirt। ठीक है, तो गीता फैशन डिजाइनर है, उसे रूमू ने अपने शर्ट सिलने के लिए कपड़ा दिया। गीता आफ्टर स्टिचिंग द शर्ट गेव इट बैक टू रूमू। ठीक है, गीता ने स्टिच कर दी शर्ट और रूमू को दे दी। In this case, Rumu is the baler and Geeta is the bailey. And Geeta stitches the shirt without taking anything from Rumu। क्यों? क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रूमू और गीता दोनों दो पार्टीज हैं, एक बेलर है एक बेली है, और रूमू ने अपना काम करवाने के लिए गीता को अपने गुड्स का फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर किया और काम हो जाने के बाद वापस ले लिया। ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कंसिडरेशन पास नहीं होता, ये सिर्फ बेलर के बेनिफिट के लिए काम होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी किसी फ्रेंड से कुछ काम करवाऊं और उसे पैसे ना दूं, दैट विल बी द फर्स्ट काइंड ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कहते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए सेकेंड टाइप में मूव ऑन Yes, करते हैं, ma'am. फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, जो बेलर है उसका बेनिफिट हो रहा था सिर्फ, अब हम बेली के बेनिफिट की बात करते हैं। When the delivery of goods by the baler to the bailey is done for the exclusive benefit
of the bailee and the bailer gets nothing in return, hence consideration does not pass between bailer and bailee. अब इसमें और फर्स्ट वाले में दोनों में क्या चीज कॉमन है कि दोनों में ही कंसिडरेशन पास नहीं हो रहा है, बट इस सेकेंड टाइप ऑफ बेलमेंट में बेली का फायदा हो रहा है, ठीक है। एक्सक्लूसिव बेनिफिट किसको हो रहा है? बेली को, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, रूमू लेंट हर साड़ी टू हर फ्रेंड गीता। अब वही दोनों है, ठीक है। पहले तो रूमू ने अपना शर्ट स्टिच करवा ली, अब गीता भी कुछ मांगेगी भाई रिटर्न में कि मैं तुम्हारा काम किया है तो अब मुझे भी पहनने के लिए दो कुछ। सो फॉर अ वेडिंग पार्टी गीता ने उससे अपनी साड़ी मांगी। इन दिस केस रूमू इज द बेलर and Geeta is the bailee and Geeta has to return the sari to Rumu after the function is over, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे गीता उससे साड़ी मांग रही है पर देने वाला कौन है? Who is giving the possession of goods? Rumu, right? तो Rumu will be the bailer and Geeta will be the bailee। और यहाँ पर Rumu का कोई बेनिफिट हो रहा है क्या? No, ma'am. So this kind of contract, this kind of bailment contract is known as for exclusive benefit of bailee, ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ बेलमेंट पे आते हैं हम, फॉर द म्यूचुअल both the bailer and the bailee. When the delivery of goods by the bailer to the bailee is done for mutual benefit of both the parties. In this case, consideration passes between the bailer and the bailee, ठीक है। और थर्ड टाइप ऑफ क्या बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिसमें दोनों का बेनिफिट हो, ठीक है। मतलब अब एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और ये एक लौता टाइप ऑफ बेलमेंट है जिसमें कंसिडरेशन पास होता है, मतलब रिटर्न में कुछ दिया भी जाएगा। Rumu gave a piece of cloth to a tailor for stitching a shirt for ₹200, ठीक है। अब यहाँ पर रूमू ने गीता से नहीं स्टिच करवाया, she gave it to a tailor to stitch it. In this case, Rumu is the bailer and the tailor is the bailee, and consideration of ₹200 passes between the bailer and the bailee, ठीक है। तो टेलर तो उसकी दोस्त नहीं है कि फ्री में सिल के दे, तो रूमू जब अपनी शर्ट उससे स्टिच करवाएगी तो उसको रिटर्न में उसे पैसे भी देने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? तीनों में डिफरेंस? अभी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है काइंड ऑफ बेलमेंट में तीनों में? मैं पूरा बता दीजिए फिर से। ठीक है, देखो 3 टाइप ऑफ बेलमेंट है ना। यस मैम। अब हम सिर्फ एग्जाम्पल ही देखेंगे ताकि उससे ज्यादा क्लियर हो जाए। ये मेन 3 टाइप ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, दूसरा फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, और थर्ड है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली, ठीक है। दोनों का फायदा होता है। फर्स्ट वाले में सिर्फ बेलर का फायदा होता है, जो गुड्स का ओनर है उसे हमेशा हम क्या कहते हैं? बेलर, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। रूमू और गीता दो पार्टीज हैं। रूमू इज दी बेलर, क्यों? क्योंकि रूमू ने एक कपड़े का पीस दिया गीता को जो उसकी फ्रेंड है, उसकी शर्ट सिलने के लिए, ठीक है। गीता ने शर्ट सिल दी और रूमू ने उसको रिटर्न में कोई पैसे नहीं दिया। मैं अपनी फ्रेंड से अगर कुछ काम करवाऊंगी तो उसको पैसे नहीं दूंगी यूजुअली, अगर वो प्रोफेशनली वो काम नहीं कर रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गीता का कोई भी फायदा हो रहा है? नो मैम। कोई फायदा नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि सिर्फ रूमू का बेनिफिट हो रहा है जो कि बेलर है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर, ठीक है। एक्सक्लूसिव बेनिफिट सिर्फ बेलर को होता है, गीता या बेली को कोई भी बेनिफिट नहीं होता इस कॉन्ट्रैक्ट से। सेकेंड टाइप ऑफ बेलमेंट पे आते हैं जहां पर रूमू और गीता वही दोनों फ्रेंड्स हैं। गीता ने
रूमू से उसकी साड़ी मांगी कि मुझे शादी में पहनने के लिए अपनी साड़ी दे दो, ठीक है, और शादी के बाद मैं रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर बेलर कौन है? ओनर ऑफ गुड्स। ये चीज ध्यान रखना, जो गुड्स का ओनर है वही बेलर रहेगा। यहाँ चाहे गीता उससे साड़ी मांग रही है, पर साड़ी है किसकी? रूमू की, इसलिए रूमू इज द बेलर एंड गीता इज द बेली। तो बेली का यहाँ फायदा हो रहा है, गीता ने साड़ी ली, पहनी और रिटर्न कर दी, उसके रिटर्न में उसको कुछ पैसे तो देगा नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ किसका बेनिफिट हो रहा है? गीता का। गीता का, सिर्फ गीता का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सिर्फ बेली का बेनिफिट होता है, ओके। अब थर्ड और लास्ट टाइप पे आते हैं। यहाँ पर रूमू ने एक और शर्ट सिलवाई, ठीक है, बट वो उसने टेलर से सिलवाई, गीता से नहीं सिलवाई, ठीक है। अब टेलर से सिलवाते हैं तो उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, तो टेलर ने रूमू को उसकी शर्ट सिल के दी और रूमू ने टेलर को क्या दिया? पैसे दिए, 200 रुपीज कंसिडरेशन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का फायदा हुआ, टेलर का भी फायदा हुआ और रूमू का भी फायदा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है, दोनों पार्टी बेलर बेली दोनों का बेनिफिट होता है। अब क्लियर है सबको तीनों पार्ट्स? Yes. मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने अपना नाम लिख दिया है अटेंडेंस के लिए चैट बॉक्स में? Yes, जिसने नहीं लिखा है फटाफट लिख दो। चलिए अब हम आते हैं जो दो सेपरेट टाइप ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पे आते हैं, ठीक है। एक है ग्रेचुअस बेलमेंट। In this case, no consideration passes between the baler and the bailee. The bailment for the benefit of the baler and the bailment for the benefit of the bailee mentioned above are gratuitous bailment, ठीक है। मतलब ये जो दो हमने पढ़े, ये फर्स्ट टू टाइप्स जो है वो ग्रेचुअस बेलमेंट के टाइप में आते हैं, ठीक है। मतलब ग्रेचुअस बेलमेंट दो तरह के होते हैं, एक है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, एक फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। अंडरस्टूड? कुछ डिफरेंट नहीं है। और बाकी दूसरा जो है फॉर बेनिफिट, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, ये वाला आ जाता है नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में। अब हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ग्रेचुअस बेलमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। लकी वॉज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर 2 days, ठीक है। लकी कहाँ जा रहा था? दो दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा था। शी हैड अ डॉग रोमियो whom she gave to सतीश her neighbor for safe keeping, ठीक है। तो लकी बाहर जा रही थी 2 दिन के लिए घूमने को, तो उसने अपने डॉग को अपने रेबर के पास छोड़ दिया कि ध्यान रखना इसका। दिस इज अ केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट, ठीक है। अब क्या यहाँ पे सतीश का कोई बेनिफिट हो रहा है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में? नो मैम। हाँ, तो मतलब सिर्फ लकी का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो लकी कौन हुआ? Baylor. बेलर, वेरी गुड। Baylor. सेकेंड टाइप देखते हैं, नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। इन दिस केस कंसिडरेशन पासिस बिटवीन द बेलर एंड द बेली, ठीक है। दोनों में एक ही डिफरेंस है, ग्रेचुअस में कोई कंसिडरेशन पास नहीं होता है और नॉन ग्रेचुअस में कंसिडरेशन पास होता है। एग्जाम्पल देखिए, श्यामा टुक अ नेकलेस ऑन अ रेंट ऑफ ₹200, ठीक है। श्यामा ने एक नेकलेस लिया रेंट पे 200 रुपए के, फॉर वेयरिंग एट अ पार्टी। यहां पर जब वो नेकलेस रिटर्न करेगी तो उसको ये 200 रुपीज भी बेलर को देने पड़ेंगे। तो दोनों का फायदा हुआ, श्यामा को नेकलेस पहनने मिल गया और बेली को क्या मिला? 200 रुपीज। 200 rupees. वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब हमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली पढ़ना है, ओके। तो हम
चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक तो पढ़ ही लेते हैं, फिर बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। ड्यूटीज ऑफ बेलर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज टू डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स। अब यहाँ पर हम जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें एक बेलर को करनी जरूरी है इन ऑर्डर फॉर द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, टू डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स, जो भी उसे पता है वो सामने वाले को बताए। द बेलर शुड डिस्क्लोज द नोन फैक्ट्स, द नोन फॉल्ट्स अबाउट द गुड्स, ठीक है। जैसे जो भी उसमें प्रॉब्लम है, जो गुड्स हम सामने वाले को दे रहे हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट है, तो वो हम उसको कम्युनिकेट करें। विच ही और शी हैज बेल्ड टू द बेली। If the baler does not disclose the defects, then he or she is liable for any damages caused to the bailey due to such defects in the goods, ठीक है। तो अगर उन फॉल्ट्स या उन डिफेक्ट्स की वजह से बेली को कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बेलर। अंडरस्टूड? अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमें क्लियर होगा कि किस बारे में बात हो रही है। संगीत वेंट फॉर अ हॉर्स राइडिंग, ठीक है। ही टुक अ हॉर्स फ्रॉम द स्टेबल एंड दैट वाज मैड। संगीत कहाँ गया? हॉर्स राइडिंग के लिए, ठीक है। और उसने स्टेबल से, स्टेबल मतलब क्या होता है स्टेबल? मतलब पागल घोड़ा। स्टेबल क्या होता है? अस्तबल। स्टेबल इज अ प्लेस जहां पर घोड़ों को रखा जाता है, घोड़ों को रखा जाता है। अब उसने स्टेबल से एक घोड़ा लिया जो कि पागल था, ठीक है। अब संगीत को ये तो पता नहीं था, क्योंकि देखने से तो पता नहीं चलता है कि घोड़ा पागल है या ठीक है। The horse owner was aware of the horse's madness, but he did not inform Sangeet about it. ठीक है, जिसका घोड़ा था, जो हॉर्स ओनर था, उसको पता था कि ये घोड़ा पागल है, बट उसने क्या किया? संगीत को नहीं बताया। संगीत sat on the horse and the horse threw him off. As a result, संगीत got hurt. Okay? संगीत जैसे ही हॉर्स पे बैठा तो हॉर्स ने क्या किया? उसको उठा के पटक दिया और संगीत को चोट लग गई। In this case, it was the duty of the horse owner to inform Sangeet about the madness, and therefore the owner is liable to compensate Sangeet for the injuries sustained by him. ठीक है, तो क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती थी हॉर्स ओनर की कि वो संगीत को बताए कि ये घोड़ा पागल है, इसको मत लेके जाओ, राइट। अगर वो उसके बाद भी उसे लेके जाता और तब गिरता तो जो भी खर्चा आता उसके इलाज करवाने का वो संगीत को खुद उठाना पड़ता। पर यहाँ पर क्योंकि हॉर्स ओनर ने उसको नहीं बताया कि वो घोड़ा पागल है और जिसकी वजह से संगीत को चोट लग गई, है ना, घोड़े ने पटक दिया तो चोट लग गई। अब जो भी इंजरी हुई है उसको ठीक करवाने की जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे वो कौन पे करेगा? हॉर्स ओनर। हाँ, हॉर्स ओनर पे करेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, so Yes, we'll ma'am. stop here, okay, and we'll continue tomorrow. Yes, ma'am. इतना रीड कर लेंगे सब लोग, ठीक है। और जो भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं वो क्या करेंगे? उनको कॉपी में अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करके लिख लेंगे। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। चलिए, थैंक यू गुड डे मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Good day, ma'am. Thank you, ma'am.